हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गेट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। आज के सेशन में हम वो सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं जिसको यदि आप फॉलो करते हैं तो गेट 2025 में आप काफी अच्छा स्कोर ला पाएंगे, काफी अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। देखिए, अब आपके पास में गेट 2025 में मात्र 45 डेज लेफ्ट है। 16 फरवरी को हमारा पेपर है, तो आज लगभग 20 तारीख होने को आई है। आज 18 वैसे 20 तारीख मान लेता हूं। तो देखा जाए तो 45 डेज के आसपास मेरे पास में दिन बचे हैं। इन 45 डेज में मैं वो ऐसे कौन कौन से काम करूं जिससे मुझे अपने स्कोर को इंप्रूव करने में काफी मदद मिल जाए। तो सबसे पहली चीज है मल्टीपल टाइम रिवीजन। आपके मन में यह प्रश्न कभी पैदा नहीं होना चाहिए कि सर मैं कितनी बार रिवीजन करूं। मैं बोल रहा हूं आपके पास जितना समय है उसको जितनी बार रिवीजन में लगा सकते हो लगा दो। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एन नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवीजन करिए। रिवीजन करने के कई तौर तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग लिख लिख कर, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने मेन नोट्स को सामने रखिए और लिख लिख कर रिवीजन करिए। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि थ्योरी को भी लिखें। मैं सिर्फ फॉर्मूले को लिखने की बात कर रहा हूं, थ्योरी तो मैं मुंह से बोलूंगा। जैसे कि मान लो मैं कोई टॉपिक उठाता हूं, मेन नोट्स सामने खुला हुआ है, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है मान लो परमिबिलिटी, तो मैं अपने मन ही मन में डेफिनेशन बोलूंगा कि परमिबिलिटी मतलब फ्लो ऑफ वाटर को अलाउ करेगा थ्रू द इंटरकनेक्टेड वॉइड्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, एक बात, परमिबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो वो फॉर्मूला पूरा सेट कर लूंगा कि एलन हेजन का ये फॉर्मूला है, लिख लूंगा फटाफट जल्दी जल्दी रफली, एकदम रफली। कहाँ कहाँ पर मुझे ध्यान रखना है, ये जो एलन हेजन का फॉर्मूला है उसमें कौन सी यूनिट में कांस्टेंट की वैल्यू पुट करना है, कौन सी वैल्यू में डिटेन पुट करना है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर कैसे बेस्ड करेगा, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, वो सब मैं यहाँ पर मेंशन करते जाऊंगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो परमिबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो सब मैं ऐसा डिस्कस करते जाऊंगा। तो इस तरीके से फिर आ जाएगा स्ट्रेटिफाइड सॉइल का, तो उसका फॉर्मूला लिखूंगा कि यदि पैरेलल फ्लो है तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, परपेंडिकुलर फ्लो है, नॉर्मल फ्लो है तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो रफली मेरा हाथ चलते रहना चाहिए कॉपी के ऊपर। एक रफ कॉपी लेके रखो, एक पेन लेके रखो, जल्दी जल्दी स्पीड में पेज पलटाते जाओ। इस पेज पे ये लिखा है, अपन अपने हिसाब से जितना बोल सकते थे, जितना लिख सकते थे वो लिखा, फिर अगला पेज पलटाया। तो इसे जल्दी 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 जितनी स्पीड में आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है, और जितनी बार करेंगे उतना अच्छा है। अब रिवीजन तो हम कर रहे हैं सर, तबीयत से एकदम रगड़ के रिवीजन कर रहे हैं। क्या सिर्फ रिवीजन तक हमें सीमित रहना है? क्या हमें सभी सब्जेक्ट्स रिवाइज करना है? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन कि सर सभी सब्जेक्ट्स रिवाइज करना है। तो सब्जेक्ट्स का जो सीक्वेंस होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपने जो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, रेडी कर लिए, नोट्स आपके पास रेडी है, उसका पहले रिवीजन कर लो। और जो सब्जेक्ट्स आपने अभी तक पढ़े नहीं है, या आप चाहते हैं कि यार ये सब्जेक्ट में ना पढ़ूं क्योंकि कम वेटेज है, तो फिर आप उसके रिवीजन पर ज्यादा फोकस मत करो, डायरेक्टली उसके कुछ अच्छे पीवाईक्यूज लगा लो जो बार बार फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। तो यहां पर आपका सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। तो मेरा ये सजेशन है कि जितने हेवी वेटेज वाले सब्जेक्ट्स है वो अभी तक आप लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए होंगे, पूरी तरीके से उनका रिवीजन भी कर लिया होगा, और नहीं किया होगा तो रिवीजन कर लेना सबसे पहले इन्हीं सब्जेक्ट्स का। आप उन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस मत करिए जिनका वेटेज कम है, क्योंकि आप बहुत क्रूशियल टाइम स्टार्ट हो चुका है, लास्ट मोमेंट पर आप मौजूद है। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट्स पकड़ना चाहिए जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, जैसे कि एप्टीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड 15 नंबर का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 नंबर का, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 15 नंबर का, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लगभग 12 नंबर का, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लगभग 12-13 नंबर का। तो ऐसे 5 सब्जेक्ट्स मैंने आपको गिनाए। इसके अलावा आप सर्वेइंग पर भी फोकस कर सकते हैं, और कुछ छोटे छोटे ऐसे सब्जेक्ट्स बताऊं जिस जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आगे। कम समय में इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया जा सकता है। ओसीएफ हो गया, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी हो गया, सीपीएम पार्ट हो गया। ये ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जो कम समय में आपको ज्यादा नंबर देके जाएंगे। ठीक है, तो इस पर आप देखिएगा कि हम कैसे इन सब्जेक्ट्स को हाई प्रायोरिटी पर पहले कंप्लीट करें, रिवीजन वाइज भी।
सब्जेक्ट कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट करना इज ओके, उसका रिवीजन को भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, पता चल रहा है आप में से कोई सब्जेक्ट ऐसे उठा के पढ़ रहे हैं, जैसे स्टील स्ट्रक्चर हो गया, मान लो बिल्डिंग मटेरियल हो गया। बिल्डिंग मटेरियल में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, 200-300 पेज का एक नोट बन सकता है फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू। 200-250 पेज का एक नोट्स बनाया जा सकता है, बड़ा मोटी कॉपी बनाई जा सकती है। इज इट इंपॉर्टेंट फॉर गेट? इज इट रियली इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जाम? नो। तो आपको सब्जेक्ट्स अच्छा लगता होगा, आपका इंटरेस्ट आता होगा सब्जेक्ट में, लेकिन गेट वालों का उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको वो सब्जेक्ट को प्रायोरिटी वाइज सबसे पीछे रखने की जरूरत है। यदि गेट का एग्जाम सेट करने वालों का बिल्डिंग मटेरियल में एक नंबर का इंटरेस्ट है, तो आपको भी उतना ही इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा उस सब्जेक्ट में। यदि उनका इंटरेस्ट ज्यादा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, आपको ज्यादा अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा उस सब्जेक्ट में। उनका इंटरेस्ट ज्यादा है जियो टेक्निकल में, आपको आपका इंटरेस्ट ज्यादा शो करना पड़ेगा जियो टेक्निकल में, मीन्स ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अब सर हमने रिवीजन की भी बात की कि मल्टीपल टाइम्स हम रिवीजन करें, हमने सब्जेक्ट्स भी देखे। क्या सिर्फ रिवीजन तक ही हम सीमित रहें कि बार बार फॉर्मूले रिवाइज करते रहे, बार बार कंसेप्ट रिवाइज करते रहे, बार बार डेफिनेशंस, स्टेटमेंट्स ये सब पढ़ते रहे? क्या नोट्स को ही देखना सिर्फ काफी होगा? नहीं। जैसे हमने यहां पर पीछे देखा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हमें करने की जरूरत है, उसी प्रकार हमें मल्टीपल टाइम्स पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। मल्टीपल टाइम्स पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मल्टीपल टाइम में फिर से वही क्वेश्चन, सर 2 बार पीवाईक्यू लगा ली, कई कुछ बच्चे मैसेज भेजते हैं सर हमने 2 बार पीवाईक्यू लगा लिए, सर हमने 4 बार पीवाईक्यू लगा लिए। आप जब पीवाईक्यूज लगाते हैं ना 2 बार, 4 बार, 10 बार, तो आपको ऑप्शंस याद हो जाते हैं, आपको उस क्वेश्चन के ऑप्शंस याद हो जाते हैं। तो आप उस क्वेश्चन को क्या करते हो जानते हो? नजरअंदाज करके डायरेक्टली ऑप्शन पे एक हल्की सी झलक मारते हो सिर्फ उस क्वेश्चन के ऊपर आप, और आप टिक कर देते हो कि यह ऑप्शन है, क्योंकि आप उसको 5वीं 6ठी बार पढ़ रहे हो उस क्वेश्चन को। मल्टीपल टाइम्स सर ने कहा था पीवाईक्यूज लगाना, तो आप उसको 5वीं 6ठी बार जब पीवाईक्यू को लगा रहे हो, मान लीजिए किसी क्वेश्चन को, तो देखते के साथ आपको आंसर पता लग गया, अरे यार इसका आंसर तो ए आएगा, टिक कर दिया, आप आगे बढ़ गए। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये अब आपकी हैबिट में आ जाता है कि आप क्वेश्चन को बड़े लाइटली रीड करने लगते हो। आपकी हैबिट में आ जाता है कि क्वेश्चन को बहुत कम माइंड का यूज करते हुए रीड करते हो, पूरा फोकस नहीं रहते क्वेश्चन रीड करते समय। क्यों? क्योंकि 5वीं बार पढ़ रहा हूं तो मुझे याद है क्वेश्चन में क्या पूछा गया और आंसर क्या आ रहा है। अरे भाई इस बार इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, हर बार हर क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन बनेगी संभव नहीं है, लेकिन आपने तो अपने माइंड को इस टाइप से ट्रेन कर लिया कि भैया ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसमें ऐसा आंसर करना है। तो आप भले ही किसी क्वेश्चन को चौथी बार या 5वीं बार या 10वीं बार सॉल्व कर रहे हो, उतनी ही ईमानदारी से पढ़ो उस क्वेश्चन को जितनी ईमानदारी से पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ते हो। इज दैट क्लियर? तो मल्टीपल टाइम्स पीवाईक्यूज के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि आप चीजों को बहुत लाइटली लेने लगते हो फिर उस केस में, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मल्टीपल पीवाईक्यूज के बेनिफिट्स निकालना चाहिए। जब आप किसी चीज को बार बार कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें से आपको कोई ट्रिक बाहर निकल कर मिल जाए, कोई ट्रिक उसमें मिल जाए, आपको कोई नया कंसेप्ट उसमें से देखने को मिल जाए। जब किसी चीज को बार बार सॉल्व कर रहे हो कोई शॉर्टकट मिल जाए आपको, तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस आप जरूर करिए। कई लोग पूछते हैं कितने साल के पीवाईक्यूज लगाएं सर, पिछले 5 साल के लगा लें या पिछले 10 साल के लगा लें। मैं बोल रहा हूं कि गेट की एग्जाम जब से चालू हुई तब से आज तक का लगा लो। आपके पास में बहुत सारे पब्लिकेशंस उपलब्ध हैं जो लास्ट 35-36 ईयर्स के गेट के पीवाईक्यूज प्रोवाइड कराते हैं। एक बुक खरीद लो अभी तक, यदि नहीं खरीदी है तो। वैसे तो मैं श्योर हूँ कि मोर देन 90% चांसेस है कि आपने अभी तक खरीद ही ली होगी बुक, क्योंकि गेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो विदाउट पीवाईक्यू बुक तो आप नहीं दोगे एग्जाम, इतना तो मुझे आप पर भरोसा है। तो आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस जरूर करिए, बिना देखे करिए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी अपना उसमें दिमाग लगाइए कि
चलो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के देखता हूँ या मैं ये अप्रोच लगा के देखता हूँ। बाद में तो पीछे सॉल्यूशन देखेंगे ही हम, हर पब्लिकेशन में पीछे सॉल्यूशन दिया ही होता है, वो तो हम देखेंगे ही। कई बार हम लोग क्या करते जानते हो, पीवाईक्यू सॉल्व करते समय या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्वेश्चन को पढ़ा, जल्दी से 2-4 लाइन उसकी पढ़ी, समझ में आ गया कि हमसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उसको पहली बार पढ़ रहे हैं, उस क्वेश्चन को पहली बार कर रहे हैं, तो हमें समझ में आता है कि अरे आपने से नहीं होगा, तो डायरेक्टली हम पीछे सॉल्यूशन देखने पहुंच जाते हैं। अरे भाई, उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, उस क्वेश्चन को का गिवन डेटा लिखो, क्योंकि उसकी थ्योरी तो पढ़ चुके हो ना आप, उसका कंटेंट, उसकी थ्योरी तो आप पढ़ चुके हो, वो क्वेश्चन आपके लिए नया है, तो आप डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन देखने बैठ जाते हो कि कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो ऐसा कभी मत करना। पहले आप क्वेश्चन में जो दिया है वो गिवन डेटा लिखो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ उसके अंदर, कुछ लॉजिक्स, कुछ फॉर्मूले सेट कर सकते हो तो वो लगाओ, कोशिश करो कि कुछ आउटपुट आप निकाल सको। अनंत प्रयत्न करने के बाद यदि ऐसा लगता है कि हाँ यार अब ये नहीं हो पा रहा है, अब हम हमारे हथियार डालते हैं यहाँ पर, तब जाके पीछे आप सॉल्यूशन देखो। तो ये पीवाईक्यू सॉल्व करने के आपके तरीके होना चाहिए, और सॉल्यूशन पीछे देखने में कोई बुराई नहीं है, पीछे सॉल्यूशन देखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, वो भी एक लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है। तो आप मल्टीपल टाइम्स पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर लगाइए। क्वेश्चन फिर खड़ा होता है, किस चीज के गेट के एग्जाम दे रहे हैं, क्या गेट के पीवाईक्यू लगाएं? नहीं, वेराइटी ऑफ पीवाईक्यूज लगाने की जरूरत है। जैसे कि गेट के एग्जाम दे रहे हो तो गेट के तो लगाओ आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लगाओ पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कई लोग, नहीं तो एक आध दो बच्चों के मैसेज देखने को मिल जाते हैं, सर जो नए लर्निंग स्टेज पे होते हैं, अभी नए नए होते हैं, सर ये पीवाईक्यू क्या होता है? तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल गेट एग्जाम में आए होंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप गेट एग्जाम के लगाओ, आप गेट एग्जाम के लगाओ, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स के लगाओ, आप एई जेई के लेवल के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं यदि आपके पास समय मिलता है तो, ठीक है। अदरवाइज कम से कम गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यू तो आप लगा ही लो। अब इसमें क्या चीज खड़ी होती है क्वेश्चन, कि सर जब हम इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यू लगा रहे हैं, हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज टारगेट नहीं है सर, 1 मिनट के लिए मान के चलिए, हम इंजीनियरिंग सर्विसेज के जब पीवाईक्यू लगा रहे हैं तो उसमें ऐसे कई थियोरेटिकल पीवाईक्यूज मिल जाते हैं जो हमने गेट के प्रिपरेशन के दौरान पढ़े ही नहीं है, और ना ही वो हमारे नोट्स में मौजूद है। तो ऐसी सिचुएशन आपको फेस होगी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के जब पीवाईक्यूज लगाओगे तो ऐसे कई थियोरेटिकल स्टेटमेंट्स, वन लाइनर पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो आपके नोट्स में मौजूद नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तो जो रिलेवेंट है वो आप ले लो, उसको मेंशन कर लो, क्योंकि यदि आप 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो बात आपको समझ में आता है कि कौन सी चीज आपके काम की और कौन सी चीज आपके काम की नहीं है। जो एकदम ही हटके है, टोटली आपके गेट के सिलेबस से नाता ही नहीं रखती, कुछ अलग ही दे रखा हो, उसको आप छोड़ सकते हो। इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यूज का बोल रहा हूँ, तो वो आप छोड़ सकते हो। और जो क्वेश्चंस थोड़ा बहुत भी हमारे गेट के सिलेबस से मैच खाता हो, कुछ मेल मिलाप रखता हो, तो फिर उसको तो आपको अपने कंटेंट में ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कल इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया था, हो सकता है आज वो गेट एग्जाम में आ जाए, भरोसा नहीं है, आ सकता है। तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के हर एक क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन को किया जा सकता है जो एकदम प्योरली थ्योरेटिकल है, जिसका गेट एग्जाम से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है, तो आप उस केस में उन चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हर एक चीज को इग्नोर नहीं कर सकते यदि वो टॉपिक कहीं ना कहीं आपकी गेट एग्जाम से नाता रखता है तो, ठीक है। तो ये एक चीज का बखूबी यहाँ पर आप ध्यान जरूर रखिएगा पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो मैं आपको बताया गेट के 2 इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यू लगाओ, आपके एई जेई के पीवाईक्यू लगाओ। फिर क्वेश्चन खड़ा हुआ कहाँ से लाए सर इतने सारे पीवाईक्यू, तो मार्केट में है पब्लिकेशंस भाई, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करते हैं। सर इतना पैसा नहीं है, तो फिर टेलीग्राम पर भी लोगों ने पीडीएफ बना के डाल रखा है कुछ कुछ। बच्चे क्या करते हैं, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, एज अ टीचर मैं सजेस्ट कभी नहीं करूंगा कि कोई ऐसा करे, लेकिन जो ऑलरेडी मैं देखता हूँ आज के ज़माने में बच्चे लोग कोई भी बुक खरीद लेते हैं, उसको स्कैन कर लेते हैं और टेलीग्राम पे डाल देते हैं ताकि सब लोग फ्री में पढ़ लें। तो वो एक चल रही है एक प्रथा, मैंने तो शुरू नहीं की, ना ही मैं उस प्रथा का हिस्सा हूँ, लेकिन यदि इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है तो इसका बेनिफिट उठा लो, सभी लोग उठा रहे हैं।
आपको उठाने में क्या दिक्कत है? तो इस तरीके से आप पीवाईक्यूज ले सकते हैं और प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। वर्क ऑन कैलकुलेशन। अच्छा, प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं, क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन पर थोड़ा सा फोकस होने की जरूरत है। जब भी आप कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हो, किसी चीज को सम कर रहे हो, किसी चीज को माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, किसी चीज का परसेंटेज निकाल रहे हो, तो वहां पर बड़ा फोकस होने की आपको जरूरत है। ऑफकोर्स आप कैलकुलेटर का यूज कर रहे होंगे, आपका जो वर्चुअल कैलकुलेटर है आप उसका यूज कर रहे होंगे, लेकिन बड़े फोकस होकर उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा टाइम खराब करता है, वो टाइम ज्यादा मांगता है वर्चुअल कैलकुलेटर एज कम्पेयर टू आपका हाथ में जो हार्ड, जो वो होता है कैलकुलेटर हार्ड हाथ में आ जाए तो हम जो उंगलियों पे चला पाते हैं उसकी बात अलग है, और माउस से स्क्रीन पर जो कैलकुलेटर बना है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है। तो हार्डवेयर की बात अलग है, सॉफ्टवेयर की बात अलग है, हार्डवेयर हार्डवेयर होता है। तो मेरा ये कहना है, हम सॉफ्टवेयर पर भी कमांड बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर पर भी हम अच्छी खासी कमांड बना सकते हैं यदि प्रैक्टिस कर ले तो वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल होते हैं प्ले स्टोर पे, वो आप डाउनलोड करके बार बार प्रैक्टिस करिए। जब भी आप कोई पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, अपना नॉर्मल कैलकुलेटर तो रख दो, हार्ड हार्ड जो आपके पास में हार्डवेयर है कैलकुलेटर का उसको रख दो साइड में, छुपा दो। अब वही यूज करना है जो सॉफ्टवेयर में वर्चुअल कैलकुलेटर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, उसी को बार बार यूज करो। सिस्टम में खोल के रख लो यदि सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है, अदरवाइज मोबाइल में खोल के रख लो। उसमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकालना है, उसमें पता होना चाहिए कि ई की पावर में 5 कैसे लिखना है, उसमें पता होना चाहिए कि ई की पावर में 5 लिखकर डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 कैसे करना है, किसी के पावर का पावर कैसे निकालना है, ये सब चीजें हमको, किसी में लॉग कैसे निकालना है। अब लॉग भी दो तरीके से निकलेंगे, एक बार लॉग बेस 10 निकल सकता है किसी क्वेश्चन में, तो किसी में लॉग बेस ई निकल सकता है। तो हमको पता होना चाहिए कि वर्चुअल कैलकुलेटर में ये दोनों फिगर्स कैसे निकाले जाते हैं, थीटा का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, साइन इनवर्स थीटा निकालना है, एंगल को रेडियन में, रेडियन को एंगल में, ये सब चीजें कैसे हमें मैनेज होते हुए नजर आएगी, है ना। कई बार थीटा हमको रेडियन में रखना पड़ता है, कई बार थीटा डिग्री में रखना पड़ता है, तो वो सब चीजें हमको देखना पड़ेगी। तो यू शुड बी वेरी स्ट्रांग इन कैलकुलेशन। कुछ चीजें यदि आप बिना कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो तो वेरी गुड, अदरवाइज वर्चुअल कैलकुलेटर में अपनी कमांड अच्छी बना लो, वर्चुअल कैलकुलेटर में अपनी कमांड अच्छी बना लो। मैं देखता हूँ कई बार स्टूडेंट्स को साइन 30, साइन 45, साइन 60 इनकी वैल्यू भी याद नहीं होती, वो कैलकुलेटर में लिखते हैं साइन 45 आंसर निकालते हैं। अरे भाई वो तो याद होगा ना 1/√2, वो उसमें कैलकुलेटर में निकालेंगे, फिर आंसर आएगा 0.707, वो लिखेंगे। इससे काम नहीं चलेगा, इससे तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो ना। अब आप बोलेंगे सर 10 सेकंड ही तो लगता है, अरे 10 सेकंड 10 बार लगा दो, 20 बार लगा दो, हो गया 2-3 मिनट टाइम का टाइम खराब, उतने में तो एक क्वेश्चन हो जाता है 3 मिनट में गेट का। तो इस बात का बड़ा ध्यान ध्यान रखना कि आपका जो कैलकुलेशन होना चाहिए इट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। बार बार प्रैक्टिस कर लो भाई वर्चुअल कैलकुलेटर से, और घर में जो आपका हार्डवेयर है कैलकुलेटर का उसको छुपा दो, ताकि वर्चुअल कैलकुलेटर ही हम यूज कर पाए। ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन करते समय ना कई बार ऐसी चीजें होगी जहां पर आप गलती करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये एक ऐसा क्वेश्चन है या ये एक ऐसा जगह है जहां पर बार बार क्वेश्चन में गलतियां हो सकती कैलकुलेशन के दौरान। तो अपनी जो एक अलग से कॉपी आपने बना के रखी होगी प्रैक्टिस के लिए, उसमें ये बात मेंशन कर लो। तो जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो ये सब चीजें देख के जाऊंगा कि अच्छा इस टाइप की चीजें आती तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन की गलती हो सकती है, तो इससे मुझे बचना होगा। तो ये एक चीज आपको जरूर करना चाहिए, सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। अब जैसे मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की बात की थी, आपने गेट के भी पीवाईक्यू लगा लिए 2-3 बार, इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी लगा लिए, और चाहिए सर क्वेश्चंस, क्योंकि ये ऐसा थोड़ी ना है कि पीवाईक्यूज अभी हम लगाने बैठे हैं नवंबर दिसंबर से, अरे ये तो डे 1 से हम लगाते आ रहे हैं, जब से प्रिपरेशन चालू करी तब से। क्योंकि टीचर क्लास में लगा देते थे 4-5 पीवाईक्यू, कोई टॉपिक पढ़ाते थे तो बाकी 4-5 पीवाईक्यू टीचर लगवा देता था क्लास में, और बाकी के पीवाईक्यू हम खुद ही लगा लेते थे घर आकर, या क्लास के बाद यदि ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होंगे तो। तो पीवाईक्यू तो हमने ढेर भर के लगा लिया, अब बाकी के और कहाँ से लाए क्वेश्चन सर, अब एक ही क्वेश्चन को 10 बार लगाएंगे तो थोड़ी ना काम चलेगा सर।
और बताइए और कहाँ से मिलेंगे सर हमें क्वेश्चंस? तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपको वेराइटी ऑफ टेस्ट सीरीज से मिलेंगे। वेराइटी ऑफ टेस्ट सीरीज आपको वेराइटी ऑफ इंस्टीट्यूट से मिलेंगे। तो एक से ज्यादा नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं आप, उसमें कोई समस्या नहीं है। मतलब ऐसा सोचने की बिल्कुल भी नीड नहीं है कि मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि अनअकैडमी का ही तो टेस्ट सीरीज लो। मैं बोलूंगा भाई दूसरे इंस्टीट्यूट का भी टेस्ट सीरीज लो। दूसरे इंस्टीट्यूट में भी अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करने वाले टीचर्स हैं, टॉप टीचर्स लोग वहाँ पर दूसरे इंस्टीट्यूट में भी मौजूद है, अच्छे टेस्ट सीरीज बनाने वाले लोग भी वहाँ पर मौजूद है। हमारा यदि फायदा मिल रहा है दूसरे इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज लेकर तो हमें वो बेनिफिट उठाना चाहिए। तो आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज लो अलग अलग जगहों की। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि 10 इंस्टीट्यूट की 10 अलग अलग टेस्ट सीरीज उठा ली और एक को भी नहीं दिया अपन ने, मतलब एक को भी सॉल्व नहीं किया। वो गलत हो जाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो जिस इंस्टीट्यूट से आप इनरोल्ड हो ऑलरेडी वहां से तो टेस्ट सीरीज आपको मिल ही जाता है, वो तो दे ही दो आप। उसके अलावा आप दूसरे इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ले लीजिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, आप तो जानते ही हो यदि गेट की मार्केट में हो तो। टेस्ट सीरीज देना वेरी इंपॉर्टेंट। कई प्रकार के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जैसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल होते हैं। आप पेपर खोलोगे, टेस्ट पेपर, उसके अंदर एक ही सब्जेक्ट के सिर्फ क्वेश्चन दिखेंगे। फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स के पेपर अवेलेबल होते हैं। आप पेपर टेस्ट पेपर खोलोगे, 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिर एक लास्ट में मॉक पेपर अवेलेबल होता है। मॉक पेपर में पूरे के पूरे आपके इंजीनियरिंग के जितने गेट के सिलेबस में आने वाले सब्जेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स, वो सब अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा चैप्टर वाइज भी अवेलेबल होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर के 10-10 20-20 क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। तो वो भी तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यदि आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं। तो वहां से आप काम चला लो क्वेश्चंस। टेस्ट सीरीज देना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट सीरीज के बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं, जो हमें हमारे मार्क्स आते हैं, उसके एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज दिया, मान लो 100 मार्क्स का पेपर था, हमारे आए 45 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल। तो 45 मार्क्स आ गए, अच्छी बात है। उस 45 मार्क्स की पहले एनालिसिस कर लो कि जो 45 मार्क्स आए हैं, ऑफकोर्स क्वेश्चन मेरे सही रहे होंगे, उसी से आए होंगे। तो क्या मैंने सही अप्रोच लगाकर ही सॉल्व किया था ना? कोई क्वेश्चन तुक्का वाला जो मैंने लगाया था कि अरे यार इसमें गेस करता हूँ, मार देता हूँ टेक, पता चल रहा है वही सही हो गया, वो सही हो गया। तो क्या वहां से मेरे मार्क्स आए हैं ये 45? ये पता करने की जरूरत है आपको कि जो 45 मार्क्स मैंने आए हैं, ये तुक्के वाले जो क्वेश्चन है, मैंने अंदाज से अपना गेस करके जो क्वेश्चंस लगाए थे, क्या उनसे आए हैं क्या कुछ? यदि ऐसा लगता है कि सर 2-3 क्वेश्चन वहां से आए हैं तो उसको आप कंफर्म्ड कर लो कि उसके पीछे की क्या थ्योरी थी, क्योंकि मैं तो गेस करके लगा के आया था। उसके पीछे क्या थ्योरी थी, क्या लॉजिक थे, कैसे मैंने क्या सोच लगा के मैंने सही कर दिया था उस क्वेश्चन को, वो आप मेंशन करो। एक अलग से कॉपी बनाओ जिसके अंदर टेस्ट सीरीज के एनालिसिस हम मेंशन करेंगे। अब बात आ जाती है 45 मार्क्स तो आ गए, जो बाकी के मार्क्स कट गए वो कहाँ कटे वो पता करने की जरूरत है। क्या नेगेटिव मार्किंग में कटे? क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी थी जो गलत गलत हो गए मुझसे क्वेश्चन? या फिर कुछ क्वेश्चन में बनाकर ही नहीं आया, सॉल्व ही करके नहीं आया एग्जाम में, क्यों? क्योंकि वो मुझे आते ही नहीं थे। या कुछ क्वेश्चन में इसलिए सॉल्व करके नहीं आया क्योंकि टाइम खत्म हो चुका था। तो वो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। यदि टाइम खत्म हो चुका था तो आपको स्पीड पे वर्क करने की जरूरत है। अब स्पीड में भी ये बात सामने आती है कि सर यदि मेरी स्पीड कम है, यदि मेरी स्पीड कम है तो किस कारण से कम है? क्या मैं वर्चुअल कैलकुलेटर बहुत धीरे धीरे चला रहा हूं तो मेरा टाइम क्या वहां पर वेस्ट हो रहा है? एक बात। दूसरी बात, जब स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन रीड करता हूं तो मैं बहुत धीरे धीरे रीड करता हूं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है क्वेश्चन कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। एक एक लाइन को मैं 5-5 बार रीड करता हूं तब मुझे समझ में आता है कि अच्छा ये पूछना चाह रहा है। क्या ये समस्या आपके साथ हो रही है? तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, या फिर आपका समय कहां ज्यादा लग रहा है अप्रोच ढूंढने में कि इस क्वेश्चन का डेटा पूरा है मेरे पास में, फॉर्मूला भी मुझे पता है कि ये लगेगा, लेकिन अप्रोच नहीं लगा पा रहा हूं कि मैं किधर से जाऊं उसको सॉल्व करने के लिए, कैसे मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चन। क्या वहां पर टाइम लग जा रहा है आपको? तो आपको वो पता करना पड़ेगा कि क्यों मुझसे सभी क्वेश्चन नहीं बने, टाइम कहां जा रहा है मेरा। यकीन मानो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यदि आपको 7 या 8 मिनट लग रहे हैं तो ठीक है, एडजस्टेबल है। लेकिन किसी क्वेश्चन को आप 10 मिनट से ज्यादा का समय दे दे रहे हो, 7-8 मिनट, 7 मिनट से ज्यादा का समय यदि दे दे रहे हो, इसका मतलब है कि आपने बहुत ज्यादा टाइम खराब कर लिया, बहुत ज्यादा।
1 नंबर का क्वेश्चन है यदि गेट का, तो वो विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाना चाहिए। और यदि वो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3.5 से 4 मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3.5 से 4 मिनट में यदि ऐसा होता है तो आप काफी अच्छा स्कोर ला पाएंगे। 80 से ज्यादा स्कोर आप ला पाएंगे, 80+ मार्क्स। 1 मार्क के लिए 1 मिनट, 2 मार्क्स के लिए 3.5 से 4 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि लेंदी होते हैं, उनको रीड करना होता है। एवरेज मिनट बता रहा हूं मैं, एवरेज टाइमिंग, एवरेज टाइमिंग। यदि किसी क्वेश्चन में आप ज्यादा समय दे रहे हो, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन इतना लंबा था ही नहीं, या तो आप कुछ गलत कर रहे हो, या फिर कोई ट्रिक है, कोई शॉर्टकट है जो आपको पता नहीं है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट है जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे हो। तो एनालिसिस करो, टेस्ट सीरीज देने के बाद उसकी एनालिसिस करो। टेस्ट सीरीज देना इस कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है उसके बाद उसकी एनालिसिस करना, उसके बाद उसकी एनालिसिस करना। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्या फॉर्मूला भूल चुका था? कोई चीज भूल चुके हो तो वो वापस से पढ़ी जा सकती है, रिवाइज की जा सकती है। लेकिन वो क्वेश्चन इसलिए नहीं बना क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे लिए एकदम नया था, उसके अंदर जो पूछा गया था वो टॉपिक ही मेरे लिए अननोन था। तो फिर वो टॉपिक आपको मेंशन करना पड़ेगा यदि वो आपके नोट्स में मौजूद नहीं है तो। इफ इट इज द पार्ट ऑफ सिलेबस, तो वो टॉपिक आपको मेंशन करना पड़ेगा अपनी कॉपी में अलग से, कि भैया ये टॉपिक सर ने पढ़ाया नहीं है, तो ये हमको मेंशन करना पड़ेगा, या आपने पढ़ा नहीं है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो मार्क्स कहाँ कटे ये जानना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर अलग से कॉपी बना ले इसकी, बिल्कुल बनाओ। अब जब मेन पेपर देने जाओगे एग्जाम 16 फरवरी को, तो 1-2 दिन पहले से या 1 दिन पहले से इसी कॉपी को देखने की जरूरत है, अब किसी दूसरी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। ये जो कॉपी अलग से बनाई है ना एनालिसिस वाली, कहाँ पर गलतियां हो सकती है, कहाँ पर बचना है, कहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा चीज जो हम ऐड कर रहे हैं अपनी कॉपी में। भाई बाकी की चीजों को तो आप 25 बार रिवाइज करके बैठे हो, सब पढ़ कर बैठे हो, पीवाईक्यू लगा के बैठे हो। ये ऐसी चीज है जो लास्ट मोमेंट पे टेस्ट सीरीज से हमें आउटपुट मिला है। ये ऐसी चीजें जो टेस्ट सीरीज से मुझे आउटपुट मिला है, जो नया कॉपी में बनाया हूँ टेस्ट सीरीज वाला, उसको रीड करो लास्ट मोमेंट पे, एग्जाम में जाने से पहले, एक एक दिन 2 दिन पहले, है ना। उस पर वर्क कर लो। टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग सेमेस्टर एग्जाम्स, अभी चल रहे हैं कई कॉलेजेस में सेमेस्टर एग्जाम, यदि आप कॉलेज गोइंग बच्चे हो। मान लीजिए आप कॉलेज गोइंग बच्चे हो, आप कॉलेज गोइंग हो, 3rd ईयर में होंगे, फाइनल ईयर में होंगे, आपके तो क्या चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं सर। तो सेमेस्टर के एग्जाम दें या गेट की प्रिपरेशन करें? गेट की प्रिपरेशन में 40-45 दिन बचे हैं सर, और सेमेस्टर की एग्जाम खत्म होगी मेरी मान लो 28 दिसंबर को। अभी एक कॉलेज की मैंने पता करी तो 28 दिसंबर को खत्म हो रही है। जनवरी का, और कुछ कुछ की तो 10 जनवरी तक भी जा रही है, कहीं कहीं पर 10 जनवरी तक। अगले महीने एग्जाम है गेट का। किस पर फोकस करें सर? सेमेस्टर एग्जाम पर फोकस करें, गेट पर फोकस करें? 3rd ईयर के हो ना, तो सेमेस्टर एग्जाम पर कहीं ना कहीं फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि बाकी टाइम तो मैं आपको बोला हूं ना कि गेट की क्लासेस में अटेंड करो, गेट की स्टडी में इन्वॉल्व रहो, गेट की क्लासेस डेली आओ, कॉलेज छोड़ सकते हो तो छोड़ दो कुछ दिन, ऐसा मैं बोला हूँ करने के लिए। लेकिन जब एग्जाम है ना, उसमें यदि बैक लग गया तो वो बिगड़ जाएगा यार, मामला बिगड़ जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। तो किसी एग्जाम में, कोई पेपर है आपका सेमेस्टर का, उसमें यदि 3 दिन की छुट्टी है, तो कोशिश करो कि 2 दिन हम सेमेस्टर एग्जाम को दें, एक दिन गेट की प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करें समय को अपना। एक दिन गेट को दे दे, बाकी के 2 दिन सेमेस्टर एग्जाम को दे दे। मतलब एकदम नाता मत तोड़ लेना, मतलब सेमेस्टर एग्जाम तो चलती है ना 20 दिन तक चल रही है, तो 20 दिन तक हम गेट की प्रिपरेशन की तरफ बिल्कुल भी फोकस ना रखें, ऐसा कभी मत करना। कोई नई चीज भले मत पढ़ना,
पीवाईक्यूज लगाते रहना कि आज दिन भर बस पीवाईक्यू लगाऊंगा, कल से सेमेस्टर के लिए पढ़ लूंगा। फिर एक पेपर हो गया, फिर दूसरा पेपर आया इस सेमेस्टर का, उसमें 2 दिन की छुट्टी थी, तो आज सिर्फ पीवाईक्यू लगाए, कल पूरा दिन भर सेमेस्टर एग्जाम को ही दूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि आपका कोई बैकलॉग लगे, और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप सेमेस्टर एग्जाम में भयंकर तरीके से टॉप मारे, उससे कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाए, मेरिट में आप आ जाए, तो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन गेट में टॉप में आ गए तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये कॉलेज वाले ही आपके फोटो लगाएंगे उनके वेबसाइट पे, ये कॉलेज वाले ही उनकी वेबसाइट पे आपकी फोटो चिपकाएंगे कि भैया हमारे कॉलेज का देखो गेट रैंक इतनी लेके आया, उतनी लेके आया। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी मैं इंदौर का एक कॉलेज का वेबसाइट चेक कर रहा था किसी कारणवश, 5,000 8,000 रैंक तक के बच्चों की भी फोटो लगा रखी थी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे। 5,000 8,000 रैंक तक के बच्चों, 10,000 रैंक तक के बच्चों की, क्योंकि उन्होंने गेट एग्जाम क्लियर कर रखा था, उनके पास स्कोर कार्ड आता था। तो कॉलेज वालों की नज़र में गेट स्कोर कार्ड जनरेट कर लेना भी अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, तो वो आपकी फोटो चिपकाते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं। तो बहुत ज़्यादा सेमेस्टर में भयंकर तरीके से अच्छा स्कोर लेकर आ रहे हो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, गेट में ज़रूरत है, तो गेट में अच्छा कर लो। तो थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करते आना चाहिए कि मैं कैसे सेमेस्टर एग्जाम को और अपनी गेट एग्जाम को पैरेलली, क्योंकि अब एक ही समय पर हो रही है दोनों, लगभग ज़्यादा अंतर नहीं है, 1 महीने का अंतर है, तो दोनों पर कैसे मैं अपना टाइम स्पेंड करूँ। सेमेस्टर एग्जाम्स के टाइम थोड़ा सा ज़्यादा समय सेमेस्टर एग्जाम को देने की ज़रूरत है, और बाकी समय में हम गेट के पीवाईक्यूज लगा सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। और आजकल जब हमारे टाइम पे थे तो हम तो ऑफलाइन जाते थे क्लास करने, तो कितना समय लगता था जाने में, वापस आने में, फिर खाना खाने के लिए दूसरी जगह एक मेस में जाते थे, फिर आते थे, फिर टेस्ट सीरीज सिस्टम तो नहीं था मेरे पास, तो टेस्ट सीरीज देने कैफे पे जाते थे, फिर वहां से वापस आते थे एक टेस्ट पेपर देके। तो आने जाने और कुछ व्हीकल वगैरह भी नहीं थे, पैदल जाता था, तो कितना समय लगता होगा सोचो। अब ये सब समय तो आपके पास में बच गया, क्योंकि ऑनलाइन आप 90% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मोर देन 70% 75% लोग ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन है आपके पास में आज सभी, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन यदि आप ले रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग क्लास यदि आप कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपके पास में सिस्टम तो है आपके पास, कहीं ना कहीं लैपटॉप तो हो गई, घर बैठ के टेस्ट सीरीज दे देते हैं आप लोग, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। खाना खाने के लिए मेस लगा रखा होगा, बस वहीं जाने की जरूरत है। अभी तो वो भी सुविधा है कि घर देने आ जाते हैं लोग, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लेते हैं, घर देने आ जाते हैं, होम डिलीवरी हो जाती है। हमारे टाइम पे तो हमको जाना ही पड़ता था, क्योंकि वो घर देने आता था तो 5 रुपये ज़्यादा लेता था, तो हम तो वहीं जाके खा के आ जाते थे, भले समय लगे तो लगे। तो ये सब जगहों से अब आपको टाइम मिल रहा है, अब आप उसको कहाँ खर्च करते हो जानते हो। हम हमारे टाइम पे जब ये सुविधाएं नहीं थी, तो हम हमारा समय चलने में व्यर्थ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। आप लोगों के पास अभी जो समय बचता है ना, उसको आप कहाँ लगाते हो मालूम है? पढ़ाई में नहीं लगाते हो, आप लगाते हो व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इन सब जगहों पर। तो वो थोड़ा सा कम करो, हो सके तो टाइम मैनेज करो प्रॉपरली। अब टाइम मैनेजमेंट इन गेट एग्जाम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि अब वो 3 घंटे मेरी जिंदगी बदलने वाले हैं। 16 फरवरी के दिन हो सकता है आपको मॉर्निंग का स्लॉट मिले, फोरनून वाला, हो सकता है आपको आफ्टरनून का स्लॉट मिले, दोपहर वाला, 2 से 5 वाला, या 2:30 से 5:30, जो भी टाइमिंग है। वो 3 घंटे जो है वो मेरी जिंदगी बदलने वाले हैं, इसलिए वो 3 घंटों को मुझे मोर देन 100% देने की जरूरत है। मैं अपनी जिंदगी का बेस्ट टू बेस्ट टाइम उस 3 घंटे को मानूंगा। वो 3 घंटे में मैं जितनी फोकस्ड रहकर, जितना अपना पूरा डेडिकेशन के साथ दे सकता हूं एग्जाम देने में, वो देना होगा मुझे। अब ऐसा क्या करना होगा उन 3 घंटे में सर मुझे, कि मैं 3 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाऊं, पूरा क्वेश्चन लगा पाऊं। तो उन क्वेश्चंस को आप पहले करिए जो आपको आ रहे हैं।
तो सर ऐसे कैसे पता चलेगा 65 क्वेश्चन है, वो पूरे 65 क्वेश्चन तो लिखे नहीं है स्क्रीन पे एक साथ। एक एक स्क्रीन पे एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखता है सर, बिल्कुल सही बात है, एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखता है। कई बार दो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखता है, मतलब दो स्लाइड एक दिखेगा, फिर आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा, फिर दूसरे पे आधा क्वेश्चन बचा हुआ उधर दूसरी स्लाइड पे दिखेगा। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे, आपने ओपन किया मान लो पहला क्वेश्चन, जल्दी से देखेंगे, स्पीड में उसको रीड करेंगे। प्रिपरेशन कर रहे हो इतने टाइम से, तो ये बात तो अपने को समझ में आ जाती है कि ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा। 15 से 20 सेकंड के अंदर मुझे पता चल जाएगा ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 15 से 20 सेकंड में वो क्वेश्चन को रीड कर लेना, कंप्लीट कर लेना, रीडिंग उस क्वेश्चन की कंप्लीट कर लेना मुझे 20 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मेरे को समझ में आ जाएगा कि भैया ये क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा। तुरंत कॉपी में जो आपको स्क्रैबल पैड मिलेगा उसमें आप सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना, आंसर सबमिट करना, आगे बढ़ना। हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे गए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन रीड किया, समझ में आया भैया ये अपने बस के बाहर है, ये क्वेश्चन नहीं होगा, दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग अभी लगाना ही नहीं है, वो अपन बाद में लगाएंगे। ऐसा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते समय कि यार इसमें थोड़ा सा यदि मैं स्ट्रेस दूं, थोड़ा सा यदि मैं दिमाग लगाऊं तो ये सॉल्व हो जाएगा। उसको वो एक ऑप्शन होता है जिसपे क्लिक करके आप उसको बाद में देख सकते हो, बाद में हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, वो टिक कर देने का एक कुछ ऑप्शन होता है, वो चेक करना। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुरंत जंप कर जाऊंगा, उस पर वो मार्क करते हुए कि भैया इसको मैं बाद में करूंगा क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ा, नहीं आ रहा है, छोड़ा, चौथे पे पढ़ा, आ रहा है, सॉल्व किया, पांचवा आ रहा है, सॉल्व किया, छठा आ रहा है, सॉल्व किया, सातवां नहीं आ रहा है, छोड़ो अगला। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे ना, उस पर हमें 20 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं देना है। 20 सेकंड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उतने सेकंड्स में मैं वो क्वेश्चन को रीड कर लूंगा। तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रीड होंगे सॉल्व हो जाएंगे, रीड होंगे सॉल्व हो जाएंगे, रीड होंगे सॉल्व हो जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो रीड किए, पता लग रहा है कि हो जाएंगे, अभी थोड़ा सा मगर मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। उसको अपन ने मार्क करके रख लिया है कि इन क्वेश्चन को मैं बाद में कर लूंगा। स्क्रैबल पेड में एक पेज में मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन बाद में देखने की जरूरत है भाई अपने को, क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 4 था, इनको बाद में देखूंगा मैं, अभी इन पे इनके आंसर मैं निकाल सकता हूँ लेकिन समय लगेगा, तो इनको मैंने छोड़ रखा है अभी बाद में देखने के लिए। फिर अगले क्वेश्चन देखता गया आखिरी क्वेश्चन तक पहुंच गया, ऐसा करते करते पता चल रहा है कि आखिरी क्वेश्चन तक जब मैं पहुंचा तो 65 क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन मैंने सक्सेसफुली कर दिए इंक्लूडिंग 1 मार्क, 45 क्वेश्चन कर दिए मान लो 1 मार्क 2 मार्क के, 20 क्वेश्चन अभी भी मेरे पास ऐसे बचे हुए हैं जिनको मैंने नहीं किए। 45 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं, 20 क्वेश्चन मेरे पास में और बच रहे हैं, टोटल 65 क्वेश्चन होते हैं। अब इन 20 क्वेश्चन में से मैं वो अपनी कॉपी में देखूंगा, वो स्क्रैबल पैड में, कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे लिख के रखे जिनको मैं कर सकता हूँ, थोड़ा सा समय दूं तो, थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो 20 में से 8 क्वेश्चन ऐसे निकल कर आए, 20 में से 8 क्वेश्चन ऐसे निकल कर आए जिनको यदि मैं थोड़ा सा भी दिमाग लगाऊं तो वो मैं कर लूंगा, बस समय लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब वो उन 8 क्वेश्चन को पकड़ेंगे, वो 20 में से 8 क्वेश्चन को पहले पकड़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाया, रीड करा 2-3 बार क्वेश्चन को, अब उस हिसाब से देखा हमने, हाँ ये बन रहा है या आंसर दिख भी रहा है, 4 ऑप्शन में से टिक किया, आगे बढ़ गए। इस टाइप से पहले हम करेंगे। अच्छा, उन 8 क्वेश्चंस में से उन 8 क्वेश्चन में से जो मैंने मार्क करके रखे थे कि इनको मैं बाद में देखूंगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होंगे, फिलिंग द ब्लैंक, सिर्फ वैल्यू आपको पुट करना है, उसको सबसे पहले करना, उसको सबसे पहले करना। क्यों सर, ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे गलत सॉल्व हो क्योंकि आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं थे उस क्वेश्चन को लेकर। तो जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यदि बाय मिस्टेक आपने उस क्वेश्चन को गलत भी अटेम्प्ट किया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपके पूरे 45 के 45 क्वेश्चन सही रहेंगे, नेगेटिव उसका जितना स्कोर आना है वो आएगा ही बिल्कुल। न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाला क्वेश्चन को मैंने पहले अटेम्प्ट कर डाला जिसके कारण मेरे नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई। वो जो 8 क्वेश्चन थे उसमें कुछ न्यूमेरिकल आंसर टाइप थे 2 या 3, उनको मैं पहले अटेम्प्ट कर दूंगा। फिर ऑब्जेक्टिव वालों पे आऊंगा, जो 4 ऑप्शन बने होते हैं MCQ क्वेश्चंस, उस पे आ जाऊंगा, उनको रीड करूंगा, देखूंगा सॉल्व हो रहा है, फिर टिक करूंगा ऑब्जेक्टिव वालों पे।
जबरदस्ती किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है कि अरे यार सर मेरे को तो है ना आईआईटी बॉम्बे चाहिए था, और ये जो क्वेश्चन मैं किया हूँ इससे तो मुझे सर आईआईटी गुवाहाटी मिल रहा है या आईआईटी इंदौर मिल रहा है या आईआईटी रोपड़ मिल रहा है, मजा नहीं आएगा सर। और लगाता हूँ क्वेश्चन जो नहीं आते उस पर भी टिक कर रहा हूँ बैठ के अंधाधुंध तरीके से। तो पहले तो चांसेस बन रहे थे ना आईआईटी इंदौर मिलने के या आईआईटी धानबाद मिलने के या आईआईटी रोपड़ मिलने के, जो नया आईआईटी वो मिलने के चांसेस बन रहे थे ना। अब आपने जो बेवकूफ़ी करी आईआईटी बॉम्बे मुझे लेना है सर, तो जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे थे उस पर भी मैं टिक मारते गया, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे करेक्टली उससे तो आईआईटी बॉम्बे नहीं मिल पा रहा था, उससे सिर्फ ये न्यू वाले आईआईटी मिल पा रहे थे। तो न्यू तो मिल रहे थे ना। जो तुम ये करे हो ना बिना मन से अपने मन से किसी पे भी ऑप्शन पे टिक करके सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए, उसमें वो आईआईटी जो मिल रहा था नया वाला वो भी नहीं मिलेगा। सब नेगेटिव मार्किंग में खत्म, सब खत्म। तो ऐसी गलती ऐसी बेवकूफी हमें नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना। समझ में आई बात? ऐसी बेवकूफी हमें कभी नहीं करना है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप टाइम को मैनेज करेंगे और कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सके जरूर करेंगे। एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा था मैं 45 क्वेश्चन मुझसे बन गए, 20 क्वेश्चन अभी नहीं बने। उस 20 में से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैंने कहा था मैं बाद में देखूंगा, देख लिए वो 8 क्वेश्चन। हो सकता है 8 में से 4 ही बन पाए, बाकी नहीं बने। तो 20 में से 8 जो ऐसे थे जो मैं जिनको मैंने कहा था मैं बाद में करूंगा। बाकी के 12 क्वेश्चन में क्या कोई न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन मौजूद है क्या? बाकी के जो 12 क्वेश्चन हैं, भाई टोटल 20 मुझसे नहीं बने, 8 के लिए मैंने कहा था, 20 में से 8 क्वेश्चन के लिए मैं कहा था कि इनको मैं बाद में देखूंगा और मैं शायद कर दूंगा इनको बाद में, टाइम थोड़ा सा दिमाग लगा के। ठीक है, वो मैंने दिमाग लगा के 8 क्वेश्चन कर भी दिए। अब 12 क्वेश्चन और बचे जो बिल्कुल ही नहीं आते मुझे। क्या इन 12 क्वेश्चन में से कोई न्यूमेरिकल आंसर टाइप मौजूद है क्या? कोई न्यूमेरिकल आंसर टाइप मौजूद है क्या? हाँ मौजूद है, तो उसको जरूर अटेम्प्ट कर देना, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक बार चेक करना, एमएसक्यू के लिए भी शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चेक कर लेना एक बार प्लीज, क्योंकि वो हर बार रूल कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एमएसक्यू के लिए भी एक बार चेक कर लेना। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन जिसके एक से ज्यादा नंबर ऑफ ऑप्शन सही होते हैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग उसमें है या नहीं, चेक कर लेना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे वो 12 में से जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है उसको भी आप अटेम्प्ट कराना, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। कुछ भी आंसर, कुछ भी डिजिट, कुछ भी जीरो डालना मान लो, उससे क्या होगा सर? 5 10 20 जीरो जो नंबर आए वो डाल देना। उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा बेटा, इनकेस यदि वो क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ होगा, भाई तुमको तो कॉन्फिडेंट है कि अपना क्वेश्चन ही गलत ही जा रहा है, क्योंकि अपन ने रेंडमली कुछ भी आंसर डाला उसके अंदर, तो उसको तो अपन काउंट कर ही नहीं रहे अपने मार्क्स कैलकुलेशन में। लेकिन इनकेस यदि वो क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ होगा, उस क्वेश्चन में यदि गलती से कुछ मिस्टेक रही होगी और आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रखा है, तो आपको पूरे मार्क्स उसके मिल जाएंगे। उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रखा है। मार्क्स टू ऑल में चले जाती है वो चीजें। कई बार ये सिचुएशन रहती है कि जो बच्चे ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा उसी को वो नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। समझ में आई बात? तो इस बात का ध्यान रखना। एक दो बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पूरा 2 3 लाइन का और फिर नीचे कहीं पे लिखा हुआ है एस शोन इन फिगर, और वो फिगर देना भूल गए, 4 ऑप्शन बना दिए एबीसीडी सीधे। उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर देना, भले आपको आता हो कि नहीं आता हो। डरना मत कि नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स कट जाएंगे, भाई उन्होंने फिगर ही नहीं दे रखा है, वो मार्क्स मिल जाएंगे आपको, मार्क्स टू ऑल जाएगा वो क्वेश्चन, सबको मिलेंगे उसके मार्क्स। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो मार्क्स टू ऑल हो जाएंगे यदि आपने अटेम्प्ट कर रखा है तो उसको। एक बहुत कॉमन चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है, हेल्थ इश्यूज ड्यूरिंग एग्जाम सीजन। अभी एग्जाम का माहौल चल रहा है, सेमेस्टर एग्जाम तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं, इसके अलावा आपकी गेट की एग्जाम जिस पर आप फोकस्ड हो, जिंदगी की एग्जाम तो जीवन भर चलेगी मरते दम तक,
जिस पर अभी आप फिलहाल में फोकस्ड हो, गेट एग्जाम, जिस पर आपकी जिंदगी डिपेंड करती है, हम इतना ज्यादा कभी कभी स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमें हमारी तबीयत खराब हो जाती है। हम इतना टेंशन में पड़ रहे हैं रात रात भर। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। 7 घंटे की तो चाहिए बढ़िया। आप 2 घंटे 4 घंटे सो रहे हो 15 दिन, पिछले 15 दिन से, कि एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है। ऐसे में आप अपनी तबीयत खराब कर लोगे। जितना अच्छा स्कोर ला सकते थे, नहीं ला पाओगे फिर, क्योंकि तबीयत खराब हो गई, माइंड ही काम नहीं कर रहा है, थकान सी लग रही है, एक्टिव नहीं है आप, एनर्जी नहीं है, स्पीड कम हो गई आपकी। हो सकता है कि आप सेंटर तक भी ना पहुंच पाए ढंग से। तो अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करना। नींद पूरी लेना, जितनी नींद रिक्वायर्ड होती है एक शरीर को, उतनी नींद पूरी देना। डाइट पूरी देना, जितनी डाइट आपको रिक्वायर्ड है। यदि आपकी डाइट है कि मैं 5 रोटी खा लेता हूं रोज, 5 रोटी ही खाना है, कम नहीं करना है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहा होता है कि हेवी फूड खा रहे हैं, मतलब कुछ भी जंक फूड बाहर का रोज खा रहे हैं, पिज्जा ये वो बर्गर टाइप, ये इनसे थोड़ा बचना है, चाउमीन वाउमीन ये वो सबसे। हेल्दी भोजन, जो नॉर्मल अपना भोजन होता है, दाल चावल सब्जी रोटी ये वाला, उसको थोड़ा सा प्रेफर करिए अभी एग्जाम सीजन के में। फ्रूट्स जूस इसका उपयोग कर सकते हैं। उन बच्चों को मैं ज्यादा बोलना चाहूंगा बात, जिनका आफ्टरनून में पेपर है। आफ्टरनून में पेपर है, 2 बजे से तो खाना खाकर तो जाओगे ही। बहुत ज्यादा खाना मत खा लेना कि अरे यार आज मन कर रहा है दबा के एकदम, आज तो 5-7 रोटी खा जाएंगे, क्योंकि संडे का दिन होता है। एग्जाम कब होती है? संडे के दिन। अरे भाई गेट की एग्जाम किस दिन होती है? संडे के दिन। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उस दिन स्पेशल फूड बनता है, स्पेशल डे होता है संडे। हर संडे कुछ ना कुछ नया मिलता है अच्छा। पनीर बनता है वेज खाने वालों के लिए, नॉन वेज खाने वालों के लिए कुछ मटन चिकन इस टाइप से कुछ भी नॉन वेज अच्छा बनता है उस दिन। हेवी फूड मिलता है उस दिन। बच्चे दबा लेके खा लेते हैं अच्छे से, तो फिर एग्जाम देने जाना है 2 बजे, हो गया काम। क्योंकि एग्जाम में बैठ के तो इसे नींदें आती है, फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है, नींद आने लगती है, क्योंकि रात भर तो जगे ही थे पिछली रात में, और अभी दबा के भोजन भी कर लिया अच्छा था। फिर तो खराब हो जाएगा सिस्टम, सब पूरा मामला बिगड़ जाएगा। तो ऐसी चीजों से बचने की जरूरत है। बहुत ज्यादा हेवी फूड खा के मत जाना, स्पेशली जिनका आफ्टरनून में पेपर है, और जिनका फोरनून में है, सुबह 9 बजे 9:30 बजे, उस केस में वो बहुत लाइट ब्रेकफास्ट करके जाएंगे, बहुत ही लाइट। दूध और बिस्किट खा लिए, थोड़ा सा उपमा खा लिया, एक इडली खा ली, या बहुत छोटा साइज का डोसा खा लिया। बहुत लाइट फूड जो आप कर सकते हो वो करो। नहीं तो सुबह ब्रेकफास्ट वाले भी दबा रहे, अच्छे से खूब खा रहे, समोसे खा के जा रहे हैं, खूब खूब खा रहे हैं। थोड़ा सा 2-4 घंटे के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, 3 घंटे के लिए, कुछ नहीं होगा यदि कुछ खा के भी नहीं जाओगे तो। कोई चक्कर नहीं आ जाएंगे आपको। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं भी करोगे, अवॉइड कर सकते हो तो कर देना उस दिन, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको और आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया चक्कर आ रहे हैं, कुछ नहीं होता, फालतू बात है। हाँ, आप बहुत जरूरत से ज्यादा कमजोर हो तो बात अलग है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोपहर के 1:30 बज रहे, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्लास ही चल रही थी मेरी सुबह की। अभी दोपहर के 1:30 बजने को आई है, 1:30। ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, बॉडी में इतनी एनर्जी, कैलोरी पहले से है इंस्टॉल, फैट मेरा तो ज्यादा ही है जरूरत से, तो वो सब होता रहता सिस्टम अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना। अच्छा परफॉर्म कर कर आओगे, आपका ही फायदा होगा। आप अच्छा स्कोर करोगे, अच्छी जगह पे पहुंचोगे, आपका फायदा होगा, आपके टीचर्स का फायदा होगा, आपके माता पिता का फायदा होगा, उनका नाम होगा। ठीक है, खुद का नाम तो करोगे, अपने टीचर्स का भी नाम करना, अपने पेरेंट्स का भी नाम करना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ बेसिक अनाउंसमेंट में बता देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रतिष्ठा सेलिब्रेशन चल रहा है, अनअकैडमी को 9 साल हो चुके हैं। तो 9+9 का एक ऑफर हम लोग चला रहे हैं। अब ये क्या चीज़ है 9+9? तो ऑफर में आप कोड यूज कर सकते हैं 9, NINE, ये ऑफर है। ऑफर में आप ये कोड यूज कर सकते हैं 9,
इसमें क्या होगा, 9+9 का मतलब होता है जैसे गेट 2026 की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 9 महीने का आपको कोर्स मिलेगा और 9 महीने की हम फ्री वैलिडिटी दे देंगे। मतलब टोटल 18 महीने का कोर्स हो गया आपके पास, टोटल 18 महीने का कोर्स हो गया है ना। टोटल आपके पास में कितने का महीने का कोर्स हो गया, आपके पास 18 महीने का कोर्स हो गया है। 2027 का 12+12 आपको मिल रहा है, 12 महीने का कोर्स मिलेगा, 12 महीने की हम फ्री वैलिडिटी दे दे रहे हैं आपको, 24 महीने का कोर्स हो गया। कितने में, 18,499 में। और 2026 का कोर्स लेते हो 18 महीने का मिलेगा लगभग 15,999 में। सो यू पीपल कैन यूज माई कोड। मेरा कोड बहुत ही छोटा सा है, प्यारा सा, AZ11। ये जेड लिखा है, ठीक है, कैपिटल ए है, कैपिटल जेड है, 11 खत्म। तो अभी सब्जेक्ट जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, मॉर्निंग में मेरा आरसीसी चालू हुआ है, नया बैच, नया सब्जेक्ट। और एनबीएल के सर का जियो टेक्निकल चालू हुआ, राजेंद्र प्रसाद सर का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये 3 सब्जेक्ट अभी इस न्यू बैच में हम लोग स्टार्ट किए हैं, 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए भी, 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए भी। ये हमारे गेट के रैंकर्स, ये हमारे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के रैंकर्स। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।